सुबुई जी। ये तेलंगाना का मामला है ये। और इस आदमी ने कहा कि मेरे पास वो 1986 का कानून है। तो मैं तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, सुबुई वैसे कानून की मतलब वो भी हैं, सिपाही भी हैं, एडवोकेट भी हैं, ये है क्यों कानून हमारे 1986 का, इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप 1986 के कानून के तहत भी महिला रिलीफ ले सकती है और सीआरपीसी जो अब बदल गया 125 के तहत भी ले सकती है। ये तो कानून होना ही नहीं चाहिए। सौरभ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये 1984 नहीं है और मैं और कौसर शाहबानो नहीं है। लकली हम लोग ऐसे समय में बैठे हैं जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को भी अपनी आवाज़ मिली है और एक क्लैरिटी समाज में, एक अवेकनिंग आई है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये कन्फ्यूजन ही समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज होने के कारण कि ये भी कानून है, ये भी कानून है, आप यहाँ भी जा सकते हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं। इसके कारण एक तो कोर्ट्स के ऊपर बहुत बर्डन बढ़ता है, मल्टीपल केसेस फाइल होते हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं और जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था बनाए हुए जो पेट्रियार्कल सोच के पुरुष हैं वो कानून को मैनिपुलेट करते हैं अपने निजी हित साधने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 1984 में शाहबानो का केस, एक 62 ईयर की महिला, बूढ़ी महिला, आपने बताया 5 बच्चों वाली एक औरत जिसको तलाक दे दिया गया है, वो अपने लिए मेंटेनेंस हासिल करने में सफल हो गई। आज जो हम बात कर रहे हैं ये बात 1984 में सॉल्व हो जानी चाहिए थी, बट इतने सालों बाद हम आज भी उसी मेंटेनेंस पे बात कर रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, वही ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना, वही उतनी ही लंबी लड़ाई एक दूसरी मुसलमान महिला को लड़नी पड़ी। शाहबानो जीत गई थी, शाहबानो को अपनी मेंटेनेंस मिल गई थी, लेकिन कुछ राजसत्ता और कुछ धर्म सत्ता वाले लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए एक बूढ़ी महिला के विरोध में पूरी सत्ता उतर गई थी, जैसे रेडिकल मौलाना या पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर ये इसको मेंटेनेंस मिल जाएगी तो फिर महिला अपनी हक की आवाज़ उठाना शुरू कर देगी और वो हर चीज़ में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दरकिनार करके एक मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया। आप खोल के देखिए, उसकी प्रोविजंस देखिए क्या है। उसकी प्रोविजंस हैं कि आपको मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत के टाइम के लिए मिलेगी। उसके प्रोविजन है कि जो बाप है, बायोलॉजिकल फादर, अपने बच्चे को मात्र 2 साल के लिए मेंटेन करेगा। बाप की जिम्मेदारी 2 साल के बाद कुछ नहीं है। महिला को आप जो है डिस्कार्ड कर दीजिए, डिसोन कर दीजिए। महिला के लिए जिम्मेदारी 3 महीना, बच्चे के लिए 2 साल। बच्चे के लिए 2 साल, और फिर बच्चे की पूरी शिक्षा, पूरी परवरिश, संस्कार, जो कुछ भी करना है माँ करे। और उसके अंदर इस तरह के प्रोविजंस है कि आप चाहें अगर 125 सीआरपीसी के तहत रेमेडी लेना, तो दोनों पति पत्नी एफिडेविट लगाएंगे, तभी महिला 125 सीआरपीसी में अपना हक को मांग सकती है। अब ये जो मुसलमान पुरुष है ये इसी क्लॉज का इस्तेमाल कर रहा था कोर्ट के अंदर कि भाई मैं तो नहीं चाहता 125 सीआरपीसी के तहत अंतर्गत जाना, मैं तो इसी कानून के अंतर्गत जाऊंगा। लेकिन लकली भगवान की कृपा, अल्लाह का लाख लाख करम, ईश्वर की एक ऐसी कहिए कि कृपा हुई है मुसलमान महिलाओं के ऊपर कि इस बार ऑनरेबल कोर्ट ने, हमारी जो बेंच थी, उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये लोग डिप्लोमेसी के साथ खेल रहे हैं और ये मुसलमान महिला का जीवन बर्बाद करते हैं कानून के साथ खेल के। अब हमें जो करना चाहिए, द वे फॉरवर्ड सौरभ, वरना हम 10 साल बाद फिर यही डिबेट्स कर रहे होंगे, 50 साल बाद भी हम इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे होंगे। भारत एक सेक्युलर देश है। किसी भी कंट्री में, आप अमेरिका जाइए, रशिया जाइए, यूरोप जाइए, जहाँ लॉ ऑफ लैंड होती है वो सबके लिए सेम होती है। केवल भारत में ये क्यों चलता है कि जी पर्सनल लॉज अलग चलेंगी और आपकी लॉ ऑफ लैंड अलग चलेगी? और पर्सनल लॉ, एक सवाल मैं इंडिया टीवी के माध्यम से आज पूछना चाहती हूँ सौरभ, कोई भी कानून लॉ कहलाने के लिए उसकी पहली शर्त क्या होती है? कि वो कोडिफाइड हो, ये शर्त होती है ना। पर्सनल लॉ तो कहीं कोडिफाइड भी नहीं है भाई। आप लोग कहते हैं कि नहीं मुसलमान शरिया के हिसाब से चलेंगे, मैं एक मुस्लिम वुमन होने के नाते कहती हूँ चलिए मैं चलने को तैयार हूं, दिखाइए तो कहाँ है? आपके पास कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, नथिंग इज कोडिफाइड। पर्सनल लॉ के नाम पे आप कुछ भी करे दे रहे हैं। आप हलाला कर रहे हैं, आप मिसियार निकाह कर रहे हैं, आपने सुना होगा ट्रैवलर्स मैरिज तेलंगाना में ही होती है। अच्छा, वो आते हैं जो शेख आते हैं, शेख आते हैं, 1 हफ्ते की यात्रा है तो 1 हफ्ते का निकाह, 1 महीने की यात्रा है तो 1 महीने का निकाह, 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं मिस्यार निकाह के नाम पर, और कहते हैं शरिया में एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो किसी बच्ची को अगर पीरियड स्टार्ट हो गए तो हम उनसे शादी कर सकते हैं, उसको लीगल बोलते हैं। चाइल्ड 12 साल की चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं। वो 12 साल की लड़की के साथ शादी करेगा, यूज करेगा उसको और फिर तलाक देके चला जाएगा। यस, एंड 60 साल का भी हो सकता है। ये हो रहा है तेलंगाना में।
जहाँ पे सो कॉल्ड मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। This is the kind of hypocrisy that is happening in our country in the name of personal laws. पर्सनल लॉ के नाम पर हमारी क्रिमिनल लॉज का वायलेशन हो रहा है। पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप, चाइल्ड मैरिज एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप, जितनी भी स्पेशल एक्ट से उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। नहीं तो फिर वही आप मेरे ख्याल में आप फिर यही कि आप उसी ओर बढ़ रही है ना कि एक कानून बनाओ भाई सबके लिए। एब्सोल्युटली सौरभ, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोर्ट्स का भी बर्डन बढ़ा रहेगा, ये नहीं करेंगे तो हर महिला को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन आप अभी यूसीसी की बात करोगे आप तो आप यूसीसी की बात करने वाला हो जाएगा दंगाई और क्रिमिनल। एग्जैक्टली। और अगर अगर सरकार जबरदस्ती का सरकार का राइट है, कानून बना सकती है सरकार, अगर कानून बनाएंगे तो आप दंगा करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। 3 फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के कि सरकार को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। लेकिन जो है जैसे ही उसकी बात आती है तो उसको रोकने के लिए कहा क्या जाता है ये मुसलमानों के खिलाफ है। भाई कोई भी समान कानून किसी के धर्म में दखलंदाजी कैसे हो सकता है? अगर किसी एक धर्म को मजहब को टारगेट किया जाए, उनके लिए अलग कानून बनाया जाए, किसी और के लिए अलग बनाया जाए तो आप कह सकते हैं। अगर संविधान भी तो यही अधिकार देता है कि सब जितने नागरिक हैं सब बराबर हैं संविधान की नजर में, कानून की नजर में, तो सबके लिए एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? बट सॉरी टू से, ठीक है, आज क्योंकि हम इसमें बहुत खुल के बात करते हैं, मेरी शिकायत ये है मुस्लिम महिलाओं से, इसके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहली आवाज तो मुस्लिम औरत को उठानी चाहिए। मैं इस पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं आती आवाज? ट्रिपल तलाक से रिलीफ किसको मिला? मुस्लिम औरत को मिला। मुस्लिम औरत क्या अप्रिशिएट करती है उसको? बहुत ईमानदारी से बताइएगा मुझे। मैं ईमानदारी के साथ मुस्लिम औरत आपको क्या मुसलमान औरतें नहीं मानती आज भी ट्रिपल तलाक का कानून बनने के बाद भी कि नहीं ये मेरे धर्म के खिलाफ है? जी सौरभ, इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो मुसलमान महिला सपोज करिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर साइलेंट वोटर भी बनती है कि ये लोग हमारे हक में फैसले ले रहे हैं या ट्रिपल तलाक बैन कर रहे हैं, हो सकता है ये बहुविवाह भी बैन कर दें, हो सकता है यूसीसी ले आए तो मुसलमान बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी। अगर कुछ महिलाएं सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट को तो उनको कहीं तलाक दे दिया जा रहा है, कहीं उनसे वही मेंटेनेंस उनका खर्चा रोक लिया जा रहा है, कहीं उनके साथ वायलेंस हो रही है। एक ये पहलू है। एक दूसरा पहलू भी है जो आपकी बात है, आप बिल्कुल जायज़ बात कह रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं की भीड़ दिखनी चाहिए सड़कों के ऊपर कि ये हमारी बच्चियों के अधिकारों का हनन है। हम इन रैडिकल मौलाना और इन कट्टरवादियों के कहने पर अपने बच्चियों के फ्यूचर को अंधेरे में नहीं डालेंगे। लेकिन वो भीड़ क्यों नहीं दिखती है? मनोविज्ञान में आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, एक होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। मुसलमान महिलाएं स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित हैं कि आप अपने जिसने आपका अपहरण किया हुआ है ना, आप उसी के उसके औ में होते हैं, औ में आ जाती हैं या उसके अनुशासन में रहने लगती हैं। यू फील इन्फीरियर, यू फील इनसिक्योर कि अगर ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। अपने अब्यूजर से ही एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है सौरभ, इसे हमें बहुत डीपर लेवल पे लड़ना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है आगे रास्ता। देखिए यूसीसी जो है वही बात है कि आपके धर्म में या आपके मजहब में कैसे इंटरफेयर कर रहा है। आपको नमाज पढ़ने से कोई रोक रहा है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या रोजा रखने से इज समबडी स्टॉपिंग यू? No. आपको ज़कात देने से कोई रोक रहा है क्या? आपको अच्छे काम करने से कोई रोक रहा है क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? समझाए कौन? प्रॉब्लम ये है कि पुरुष की जो सत्ता है उसको चुनौती है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, और जहाँ तक बात आती है मुसलमान महिलाओं की, तो इसमें कुछ लोग हैं जो कि मुसलमान समाज के जो कि प्रगतिशील सोच रखते हैं, और जो फैसला अभी आया सुप्रीम कोर्ट का उस पर जो है ये देखिए महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने महिलाओं के गुजारा भत्ता देने के फैसले का स्वागत किया है। ठीक, बहुत अच्छी बात। और महिला पर्सनल बोर्ड की जो अध्यक्षा हैं शाइस्ता अंबर जी, उन्होंने कहा है कि ये फैसला सभी धर्मों और संप्रदायों की महिलाओं और बच्चियों के हित में है, इसे तुरंत लागू होना चाहिए। आप आज शाम को देखिएगा, बल्कि कल रात से बजने लगे होंगे, क्या क्या मौलानाओं के टेप बज रहे होंगे। एग्जैक्टली मुस्लिम मोहल्लों के अंदर। इसमें सौरभ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कौसर ने जो बात अभी कही थी मैं उसको थोड़ा सा रिआइटरेट करूंगी कि आज के जो मुस्लिम पुरुष हैं उन्होंने इस्लाम के नाम पर अपना एक सिस्टम बना लिया है। हम कहते हैं कि आप हमें इस्लाम की रोशनी में
या इस्लाम के ग्रंथों की रोशनी में बता दीजिए, सपोज करिए बुर्का फॉर दैट मैटर, हम कहते हैं कुरान में कहीं दिखा दीजिए बुर्का कहीं लिखा हो, नकाब कहीं लिखा हो, कहीं नहीं लिखा है, दिखा नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कुरान में दिखा दीजिए ये चीज जो आप अब्यूज कर रहे हैं महिलाओं के साथ, दिखा नहीं पाते हैं। हमारे प्रॉफिट वो कहाँ से वैलिडेट करता है लेकिन उसको? मैंने आपको बोला ना, वैलिडेट करते हैं, कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसको कह दीजिए कि ये शरिया कहता है। कोई उसकी सोर्स पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है। प्रूफ दिखाइए कि कहाँ लिखा है शरिया हमें में। सबसे बड़ी आवाज ये उठानी चाहिए सौरभ कि अगर ये लॉ है, इफ दिस इज लॉ देन इट शुड बी कोडिफाइड। उनके पास कुछ भी रिटन में नहीं है। वो जबानी कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं मुसलमान बच्चियों के साथ पर्सनल लॉ के नाम पर। अगर हम इसी पर स्पेसिफिकली एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स करें तो आपको पता चलेगा कि कितने हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं बच्चियों के साथ। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे पास, किसी भी भारत में है, 2005 का एक्ट है। किसी भी महिला के साथ कोई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक या फिर सेक्सुअल वायलेंस हो तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा ले सकती है। मुसलमान महिला के साथ ये 7 तरह के वायलेंस होते हैं, हर तरह की अब्यूज होती है, हर तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकती है। वो थाने जाती है, उसकी एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती है कि जी ये तो आपका पर्सनल लॉ का मामला है, शरिया का मामला है। थानेदार भी कह देता है। थानेदार भी कह देते हैं, कैसे करेंगे?